नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। जब आप फार्मा में होलसेल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब आपको पहले दिन से ऑर्डर स्टार्ट होती है क्या, या फिर आपके पास सारा स्टॉक अवेलेबल होता है क्या? ऐसा होता नहीं है। बहुत समय लगता है आपको एक लेवल पे जाने के लिए जहाँ से आपका बिजनेस एक अच्छे लेवल से मतलब रन हो सके बहुत अच्छा। तो उस पीरियड तक आपके पास स्ट्रगल रहता है और हर एक बिजनेस में स्ट्रगल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मा में है, लेकिन फार्मा होलसेल में आपको इनिशियल डेज से फ्रॉम डे वन क्या चैलेंजेस आते हैं और उसको ओवरकम कैसे करना है, ये चीज़ें आपको पहले से ही डिफाइन होनी बहुत ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंगली जब आप स्ट्रैटेजी बनाते तो कम से कम समय में आप आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि फ्रॉम फर्स्ट डे आपको एज ए फार्मा होलसेल में क्या क्या चैलेंजेस आती है और उस चैलेंज को किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं और उसको कितना समय लगता है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप फार्मा होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं कि किस तरीके से आप स्टार्ट करें, कौन सी कंपनी लें, क्या लाइसेंसिंग प्रोसीजर रहेगी, किस तरीके से आप रिटेलर से ऑर्डर गेन करें, साथ में मोनोपोली कैसे क्रिएट करें, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएं, बहुत सारी चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच हम बताते हैं हमारे डिजिटल कोर्स में, डिजिटल कोर्स ऑन फार्मा होलसेल। अगर आपको इस कोर्स को एनरोल करना है तो इसकी पूरी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरे वीडियोस आ जाएंगे। वीडियो पे आते हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं ना फार्मा होलसेल, तो सबसे पहली चैलेंज है कि क्रेडिट फ्रॉम होलसेलर। अब आप बात करेंगे कि होलसेल तो मैं और होलसेल से क्रेडिट कैसे लूँगा। तो एक्चुअली जब आप स्टार्ट करते हैं ना तब आप कंपनी के डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनते, आप एज अ ट्रेड कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जब आप कोई परचेस करते हैं, ठीक है, तो परचेस करते समय डायरेक्ट C&F से नहीं होता, कंपनी से नहीं होता, आपको डिस्ट्रीब्यूटर से करना पड़ता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस करते हैं तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि मुझे इतना स्टॉक लेना है, 5 लाख 6 लाख 7 लाख का स्टॉक लेना है, थोड़ा बहुत क्रेडिट मिल जाता तो आपके वो पैसे दूसरी जगह पे लगा सकते थे आप, और जैसे स्टॉक लिक्विडेट होता है वैसे आप पेमेंट कर सकते थे होलसेलर को। लेकिन इनिशियल डेज पे ऐसा होता नहीं है, आपको क्रेडिट नहीं मिलता। इसके लिए ये एक सबसे पहली चैलेंज है। आपको क्रेडिट थोड़े टाइम के बाद मिलता है, जैसे कि आप 4 महीने 6 महीने के बाद जब आपका ट्रांजैक्शन अच्छा होता है और होलसेलर को जहाँ से आप परचेस कर रहे हैं उसको भी मालूम है कि चले ये अच्छा परचेस करता है, तो क्रेडिट देने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये पहला चैलेंज है। उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज है मैन पावर का, कि मान लीजिए आपने होलसेल स्टार्ट कर लिया तो आपको ऑर्डर कहाँ से मिलने वाले? रिटेलर से। तो रिटेलर तो कौन पहुंचेगा? रिटेलर को थोड़ी मालूम है आपका होलसेल है, वो उसको मालूम नहीं होता। जब तक आपको मार्केट में पूरा रिटेलर कवर नहीं करते और रेगुलर बेसिस पे आप विजिट नहीं करते, तब तक रिटेलर को मालूम नहीं होता कि आपकी एजेंसी है। एटलीस्ट मालूम होना, सबसे पहली स्टेप मालूम होना, उसके बाद ऑर्डर। ऐसा नहीं कि आपकी एजेंसी मालूम हो गए तो फर्स्ट डे से ऑर्डर, आपको ऑर्डर नहीं मिलती इनिशियल डेज से, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है ऑर्डर जनरेट करने में। तो रिटेलर से जब आप कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं, रेगुलर विजिट होती है, तब आपको जाके ऑर्डर मिलती है। लेकिन इसमें आपकी मैन पावर एंगेज होती है, मतलब ऑर्डर बॉयज, डिलीवरी बॉयज। अगर ये आपके पास कम है तो आपकी ग्रोथ लिमिटेड ही रहेगी, क्योंकि बहुत सारे होलसेलर मैंने देखे कि उसी एरिया में करते हैं जिस एरिया में उनकी एजेंसी, 1-2 एरिया कवर के लिए बस, ज़्यादा एरिया नहीं कवर करते, क्योंकि उनको भी मालूम है कि हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है, हम इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो जिस एरिया में वो जा रहे हैं, पर्टिकुलर एक छोटा एरिया रहता है, 50-60 रिटेलर ही करते हैं या फिर 100-200 ही रिटेलर करते हैं, उससे आगे रिटेलर नहीं करते। ओके, तो आपको ऐसे भी स्ट्रैटेजी आप कर सकते हैं अगर आपके पास मैन पावर कम है। लेकिन जितना भी आप फोकस एरिया कर रहे हैं उतनी मैन पावर आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे आपको ओवरकम करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना होगा, ठीक है, लोगों को सिखाना होगा किस तरीके से हम ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। आप आपके ऑर्डर बॉयज को इंसेंटिव दीजिए, इतनी ऑर्डर दे दी तो आपको इतना इंसेंटिव, या फिर एक बड़ी ऑर्डर पे और थोड़ा ज़्यादा गिफ्ट वगैरह कुछ भी चीज़ें हो सकती है। इनिशियल डेज पे थोड़ा मोटिवेट करना ही चाहिए आपको ऑर्डर बॉयज़ को। साथ में डिलीवरी बॉयज़ को टाइम टू टाइम डिलीवरी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और आपका डायरेक्ट कनेक्शन रिटेलर से होना चाहिए। कोई दिक्कत आती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑर्डर बॉयज़ कुछ कमिटमेंट करके जाता है कि चलो मैं अच्छी स्कीम दे दूंगा आपको, और बिल में तो स्कीम नहीं आती, तब रिटेलर बोलता है कि अरे आपने तो बोला था स्कीम आ गई है, स्कीम तो नहीं आई। तो ये रिलेशन खराब होता है और आपकी फिर ऑर्डर नहीं मिलती उस काउंटर से। इसके लिए ध्यान रखिए, आपका डायरेक्ट कनेक्शन रिटेलर से होना चाहिए। ये है। इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज है बेस्ट रेट। अब देखिए, कोई भी रिटेलर आपसे परचेस क्यों करेगा?
एक तो आपकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपका रेट अच्छा होना चाहिए। तब रेट आपका अच्छा कब होगा? जब आप डायरेक्ट कंपनी से परचेस करोगे। आप कंपनी से तो परचेस नहीं कर रहे, लेकिन एलोपैथिक में दिक्कत नहीं आती थी, प्रॉब्लम आती है जेनेरिक में और सर्जिकल में। क्योंकि जब आप कोई होलसेल स्टार्ट करते हो और जेनरिक का करते हो, तो जेनरिक के C&F के पास डायरेक्टली आप ऑर्डर नहीं ले सकते, तो आप जाते डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो वो कोई भी रेट दे सकता है। मान लीजिए आपकी बहुत अच्छी डिमांड है, कोविड में अच्छी डिमांड थी कुछ सर्जिकल्स की, राइट, तो सर्जिकल में आपको ज़्यादा रेट मिलेगा। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर भी ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि आपको अच्छा रेट ही देगा, ठीक है। तो इसके लिए शुरुआत में ना थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आपको यहाँ पे डिटरमाइन क्या करना है, बहुत सारे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है और रेट ले लीजिए। एक बार इससे परचेस कर लीजिए, एक बार दूसरे से परचेस कर लीजिए, फिर तीसरे से परचेस कर लीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि कौन अच्छा रेट दे रहा है और कौन अच्छी तरीके से बिजनेस कर रहा है, सो दैट आप वहाँ से ही कंटिन्यूसली परचेस करेंगे। क्योंकि परचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रेट अच्छा होगा, अगर आपको 2 पैसे मिलते हैं ना, तब आप लोगों को दे सकते हैं। अगर आपको रेट नहीं मिल रहा तो आप कहाँ से देंगे? अब देखिए, रिटेलर जब ऑर्डर देता है वो किसको देता है? एक तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को सबसे पहले देता है बेस्ट रेट। अब बेस्ट रेट के बारे में हमने बात की, लेकिन अगर आप डायरेक्ट नहीं है तो रिटेलर प्रेफर नहीं करता। ये अंडर कटिंग है, ट्रेड कटिंग वाला है, अरे ये कटिंग में माल देता है, ये प्रॉब्लम कब आती है मालूम है कि FMCG में। जब आप FMCG करते हैं, ट्रेड कटिंग करते हैं, रेट बहुत ज़्यादा होता है आपका, ये सबको मालूम है। और इसके लिए आप भी परचेज डायरेक्ट कंपनी से नहीं कर सकते और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते, तो यहाँ पे क्या कर, आपको जितना कम से कम आप रेट दे सकते हैं उतना आप देने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कितना रेट दे रहे हैं, पूरा एनालिसिस कीजिए। आपके प्रोडक्ट, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के प्रोडक्ट, रेट देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप रेट देने की कोशिश कीजिए, भले ही आपको कम मार्जिन हो। क्योंकि इनिशियल पे जब आप ऑर्डर लेते हैं ना रिटेलर से, तब ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलनी चाहिए। एक बार रिटेलर ने रिजेक्ट कर लिया तो उसके बाद भी बहुत टाइम लगता है रिटेलर से ऑर्डर जनरेट करने में। तो इसके लिए आपको जितने अच्छा रेट देना हो तो वो अच्छा रेट दे दीजिए। पॉसिबल होगा तो जो डायरेक्ट दे रहा है वही देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का रेट अगर आपको मिलता है कोई भी रिटेलर को और प्रॉपर स्कीम मिलती है, तो दिक्कत क्या है? रिटेलर का दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, प्रॉपर सर्विस मिल रही है, रेट अच्छा है और इवन आपकी स्कीम भी, प्रोडक्ट की स्कीम जो अपडेटेड है वो दे रहे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ऑर्डर मिल ही जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट चैलेंज है रिटेलर से ऑर्डर जनरेशन। रिटेलर से ऑर्डर जनरेट करना बहुत मुश्किल है। इवन आपने सब चीज़ कर ली, बेस्ट रेट दे दिया और साथ में कंपनी कि जो रेट है, प्रोडक्ट की स्कीम है वो दे दी, सर्विसेज भी अच्छी दे दी, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम समय लगता है रिटेलर से गेन करने। देखिए, आप अगर रेगुलरली ऑर्डर बॉय आपके रिटेल काउंटर पे जा रहा है 2 महीने 3 महीने, अब वो इसके बाद रिटेलर को समझता है कि हाँ यहाँ से ऑर्डर आपको मिल ही जाती है, मतलब जो ऑर्डर देगा वो मिल ही जाएगा और प्रॉपर सर्विस है, डायरेक्ट कनेक्शन है, कभी भी फ़ोन किया आप ऑर्डर प्लेस करते हो और कभी भी डिलीवर देते हैं। इस तरीके की आपकी अगर सर्विस है, ट्रस्ट बैठता है ना, तब आपको ऑर्डर निकालने में बहुत समय नहीं लगता। तो ये ऑर्डर जनरेशन फ्रॉम रिटेलर, ये सबसे बड़ी चैलेंज है, ठीक है। क्योंकि ये अगर आपने ओवरकम कर ली और रिटेलर को समझ लिया और रिटेलर की नीड समझी, रिटेलर से पर्सनल कनेक्शन, इंटरपर्सनल स्किल आपके पास होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तब, क्योंकि ज़्यादा बिजनेस है ना, ये कनेक्शन से ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत बड़ी कंपनी है तो आपको वो कंपनी देख के या आप डिस्ट्रीब्यूटर का नाम देख के आते, ऐसा नहीं होता। आपका कनेक्शन देख के, आपका बोलने का तरीका देख के, आपकी सर्विसेज देख के लोग आपके पास आते हैं। ओके, ज़रूरत तो सबको है, बिजनेस तो सबको करना है, आपको भी करना है, उनको भी करना है, लेकिन आपने अगर अच्छे कनेक्शन बना लिए ना, बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशन जाते हैं। इसके लिए कनेक्शन अच्छे रखिए और बाकी की जो चीज़ें मैं 1 बाय 1 बता रहा हूँ उसको भी फॉलो कीजिए, तो रिटेलर से ऑर्डर गेन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब इसके बाद क्रेडिट। अब सबसे पहली चैलेंज थी क्रेडिट, वो थी जब आप परचेस करते। अब उसके बाद यही क्रेडिट की चैलेंज है, लेकिन आपको रिटेलर को देनी है क्रेडिट। रिटेलर क्रेडिट मांगता है। अब रिटेलर क्रेडिट मांगता है तो आपको इसमें पॉलिसी रखनी चाहिए। क्रेडिट तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन आपका परचेस इतना होना चाहिए, मान लीजिए महीने का 5 से 10 हज़ार मिनिमम परचेस होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में क्रेडिट दे दूंगा। और साथ में कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज रखिए कि कैश डिस्काउंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.8 इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप कैश से परचेस
करते हो तो ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, बट रेट वही मिलेगा, क्रेडिट लो या कैश लो रेट तो वही मिलेगा, प्रोडक्ट स्कीम वही मिलेगी, नो प्रॉब्लम। किसी रिटेलर आपसे क्रेडिट लेता है ना, तो वो आप देख लीजिए कि वहाँ पे 15 दिन का क्रेडिट होना चाहिए, 21 दिन में पेमेंट आना चाहिए। ये टर्म्स एंड पॉलिसीज रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत बार नए डिस्ट्रीब्यूटर को दिक्कत ये आती है कि अरे उसको ज़रूरत है, रिटेलर बोलता है कि अरे उसको ज़रूरत है, उसमें क्या पेमेंट थोड़ा लेट दे देंगे। ऐसा अगर उस तरीके से आपकी इमेज होती है, आप कितना भी कोशिश करो तो रिटेलर थोड़ा लेट पेमेंट ही करता है। लेकिन अगर आप पहले से ही टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही बता दोगे, इवन आपके बिल पे भी टर्म एंड कंडीशन बता दो कि चेक बाउंस होने पे इतने चार्जेस है, आपके क्रेडिट इतने दिन का है, ओके ये सारी चीज़ें, और बिल चेक करके लीजिए, बाद में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। इस तरीके से आपको बातें मतलब ये डिफाइन करना है वहाँ पे। जरूरी नहीं कि आपको हर बार फ़ोन पर ही रिटेलर से कनेक्ट रहेंगे, तो ये चीज़ें भी रिटेलर देख लेता है। उसके बाद एक चैलेंज है जो आपके हाथ में ही नहीं है, अब वो क्या है? नो स्टॉक। अब कोई टैबलेट है, मार्केट में पूरी शॉर्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास शॉर्ट है, C&F के पास शॉर्ट है, क्या करेंगे? आपके पास स्टॉक ही नहीं आएगा, और रिटेलर को क्या देंगे आप? ऑर्डर तो बाउंस हो जाएगी। बहुत बहुत दुख होता है उस समय कि आपके पास इतनी बड़ी ऑर्डर है और आपके पास स्टॉक ही नहीं है। लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिए कि किसी भी जगह पे स्टॉक नहीं, इसलिए वो आपको ऑर्डर दे रहा है, ओके ये भी चीज़ है। इसके लिए स्टॉक आप एनालिसिस होना चाहिए आपको कि एक हफ्ते में ये स्टॉक शॉर्ट होने वाला है शायद मार्केट में, तो इससे कनेक्शन होनी चाहिए आपके नंबर ऑफ होलसेलर से, बड़े बड़े होलसेलर से। तो आपका कनेक्शन अगर अच्छा होगा, परचेज भी अच्छी तरीके से आपका हो जाएगा। कहीं से भी आप स्टॉक परचेज कर सकते हैं। मान लीजिए शॉर्ट होने वाला है, शॉर्ट है, डिमांड बहुत है, तो इस समय आपको वो स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। इसके एनालिसिस आपका होना चाहिए, कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, मल्टीपल कनेक्शन होने चाहिए, कहीं से भी आप परचेस कर सकते हैं। सो लाइकवाइज अगर होगा तो स्टॉक मेंटेन रहेगा, लेकिन रेगुलर स्टॉक भी मेंटेन कीजिए। ऐसा नहीं कि ये इमरजेंसी टाइम में या ऐसे मार्केट में शॉर्ट है तब भी होता है, लेकिन रेगुलर स्टॉक भी मेंटेन कीजिए। कोई टैबलेट का स्टॉक ही नहीं है, अच्छी ऑर्डर आती है आपके पास, लेकिन आप वो स्टॉक मेंटेन नहीं कर पा रहे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। और उसके बाद लास्ट चैलेंज है, और वो हर एक बिजनेस में आती है, एंड दैट इज़ फाइनेंशियल्स। पैसे तो लगते ही है, फ्रॉम डे वन लगते हैं। कितने लगेंगे? अभी शुरुआत में आपने 5-6 लाख डाल दिए, और भी आपको 4-5 लाख लगेंगे। रोज़ के रोज़ ऑर्डर करनी पड़ती है, उसके लिए कैश देना पड़ता है, कई कबार रिटेलर को क्रेडिट देना पड़ता है, मैन पावर है उनको पैसे देने पड़ते हैं, आपके एक्सपेंसेस मतलब डिलीवरी बॉय को खुद की गाड़ी नहीं देनी पड़ती है, आपको मालूम है। ऐसा नहीं है कि वो खुद की गाड़ी लेके आए, ऐसा नहीं है, आपको पूरे सर्विसेज उनको ऑफर करने पड़ते हैं, तभी लोग आपसे जुड़ते हैं। बहुत सारा है, और साथ में इंसेंटिव मैं बोल रहा हूँ, तो उसके लिए भी पैसे लगेंगे आपके पास। रोज़ के एक्सपेंसेस है, शॉप के एक्सपेंसेस है, पर्सनल एक्सपेंसेस है, कितना पैसा लगेगा, तो ये मैनेज करना, और साथ में रोलिंग मनी। तो चैलेंजेस बहुत आती है, स्टॉक की प्रॉब्लम आती है, हाई परचेस करना है तो उसके लिए कैश लगेगा, बहुत चीज़ें है। इसके लिए फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अब इसको ओवरकम करने का वैसा तो तरीका एक ही है कि आपके पास रोलिंग मनी होना चाहिए, लेकिन एक बात ये भी है कि जैसे जैसे स्टॉक आपका लिक्विडेट होता है, वैसे आप एनालिसिस कीजिए, एक महीने में कौन सा स्टॉक ज़्यादा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उसका परचेस होना चाहिए। कौन सा स्टॉक नहीं मूव हो रहा है तो उसका परचेस कम कीजिए, और प्रॉपर स्कीम कौन से प्रोडक्ट पे अभी आ रही है, अपडेटेड स्कीम क्या है देख लीजिए, और फटक से आप परचेस कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि कुछ कंपनी ऐसे स्कीम, सीजनल स्कीम निकालती है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, उसी समय आपको परचेस करना है, ओके। तो ये आपका फ़ायदा होगा। तो ये सारे मैंने बताया कि क्या क्या चैलेंजेस आती है आपको, और उसको ओवरकम कैसे करना है। आई होप ये वीडियो में मैंने जो टिप्स बताई आप अप्लाई करेंगे, और ये चैलेंजेस आपको आने वाली है, 100% आने वाली है, सबको आती है। इसके लिए इसको फेस करने की तैयारी रखिए। शॉप शट डाउन करना या फिर दूसरा बिजनेस देखना, ये ऑप्शन नहीं है। आई होप ये वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरीके से फार्मा रिलेटेड कंटेंट जानने के लिए ना, और फार्मा रिलेटेड करियर हो, बिजनेसेस हो, इंटरव्यू टिप्स हो, तो बहुत सारी चीज़ें हम फार्मा से रिलेटेड यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आप फार्मा फील्ड से, पैरामेडिकल फील्ड से, आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।